कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वेस्ट्रोप्रेशिन। वेस्ट्रोप्रेशिन हार्मोन्स जो है वह पेनक्रियास से नहीं स्रावित होता है। अग्नाशय से निकलने वाले जो प्रमुख हार्मोन्स हैं वो है इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेस्टोस्टेसिन। ये सब अग्नाशय से निकलने वाले प्रमुख हार्मोन्स हैं। जबकि वेस्ट्रोप्रेसिन जिसे एडीएच भी बोलते हैं या पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है, ना कि अग्नाशय से। वेस्ट्रोप्रेसिन जिसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स भी बोलते हैं, शॉर्टकट में एडीएच कहते हैं, एडीएच, या पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है या हाइपोथैलेमस में बनता है और पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे के भाग में स्रावित होता है या शरीर में पानी के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कौन सा हार्मोन्स पानी के संतुलन को नियंत्रित करता है, तो वो वेस्ट्रोप्रेसिन या एडीएच हार्मोन्स है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यह आपसे पूछा है। तो चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होती है, क्योंकि प्रकाश किरणें व्यक्ति के सिर और पैरों के से दर्पण के बीच के हिस्से पर पड़ती है, जिससे आधे दर्पण की ऊंचाई में पूरा प्रतिबिंब दिखाई देता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाती हैं। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाती हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना पर। रेटिना आंख के अंदर की परत होती है जहां प्रकाश की किरणें एकत्रित होकर छवि बनाती हैं। रेटिना में फोटो रिएक्टर सेल्स, ये सेल्स बोलते हैं रोड्स और कोन्स को, इनको फोटो रिएक्टर सेल्स बोलते हैं, होते हैं जो प्रकाश को सजीव संकेतों में परिवर्तित करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उपयोग में क्या लिया जाता है। निम्न में से दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरदृष्टि दोष वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता जबकि दूर की वस्तुएं ठीक दिखाई देता है। इसका कारण यह होता है कि नेत्र की फोकसिंग शक्ति कम होती है या नेत्र गोलक छोटा होता है, जिससे छवि रेटिना के पीछे बनती है। इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मायोपिया जिसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं को ठीक करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। मायोपिया एक नेत्र दोष है जिसमें व्यक्ति के पास की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए जो व्यक्ति है वह उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा, अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है, जब एक वस्तु पर कार्य किया जाता है परंतु विस्थापन शून्य हो तो कार्य का मान क्या होगा। जब एक वस्तु पर कार्य किया जाता है परंतु विस्थापन शून्य हो तो कार्य का मान क्या होगा, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य होगा। क्योंकि भले ही बल लगाया जाए, यदि वस्तु का कोई विस्थापन नहीं हुआ है तो कार्य शून्य माना जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लें आप दीवार की ओर जो धक्का लगा रहे हैं लेकिन वह हिलती नहीं है, बल लगाया गया पर कार्य नहीं हुआ क्योंकि विस्थापन जीरो है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वो पूछा है, पोटेशियोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। पोटेशियोमीटर का प्रयोग
किसके मापने के लिए किया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विभवांतर के प्रयोग के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है आपसे, जलीय पौधों में गैसों का परिवहन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? जलीय पौधों में गैसों का परिवहन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विसरण के माध्यम से होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, जब एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी क्या विशेषता बदलती है? आपसे पूछा है, जब एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी क्या विशेषता बदलती है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वेग बदलता है। जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है उसकी आवर्ती नहीं बदलती लेकिन वेग बदल जाता है, क्योंकि हर माध्यम में तरंग के संचरण की गति भिन्न होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दो गुना और वेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी? यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना और वेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 गुना। 18 गुना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस जो है वह अवशोषित होती है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होती है। प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करती है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछता है तो C6H12O6 इसका रासायनिक सूत्र है। ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, इसलिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान समानता कितना होता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.4 होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, न्यूटन का कौन सा नियम क्रियापद क्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है? न्यूटन का कौन सा नियम क्रियापद क्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा नियम। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत पद क्रिया होती है। उदाहरण के तौर पर जब आप जमीन पर पैर मारते हैं तो जमीन भी आपके पैर पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। यही कारण है कि आप आगे की ओर बढ़ते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, यह आपसे पूछा है। तो विद्युत प्रतिरोध की जो इकाई है वह ओम है। ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। विद्युत प्रतिरोध उस गुण को कहते हैं जो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसका मापन ओम में किया जाता है। ऑप्शन में दिया है वोल्ट, तो वोल्ट जो है या विभवांतर की इकाई है। दिया है एम्पियर, एम्पियर या विद्युत धारा की इकाई है। और वाट ऑप्शन में दिया है तो यह विद्युत शक्ति की इकाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है। यह अम्ल पानी के साथ मिलकर उपयोग में लाया जाता है और उसे बैटरी एसिड भी कहा जाता है। ऑप्शन में दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो पाचन तंत्र में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल दिया HNO3 जिसे बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है उर्वरक और विस्फोटकों में प्रयुक्त होता है। एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है जिसका रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसके द्रव्यमान पर। जड़त्व वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहती जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करे। जड़त्व की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती, जितना अधिक द्रव्यमान उतना अधिक जड़त्व होगा। उदाहरण के तौर पर एक भारी ट्रक और एक साइकिल एक साथ रुके तो दोनों को चलाने के लिए अलग अलग बल लगाना पड़ेगा। ट्रक का द्रव्यमान अधिक है इसलिए उसका जड़त्व भी अधिक होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ऑप्शन में दिया है 8 मिनट। ऑप्शन बी इसका प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परंतु सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लेता है वह 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 22 सेकंड का समय लेता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी?
तो रक्त समूह की जो खोज की थी वह कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 में रक्त समूह की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये रक्त समूह जो है वो बी ए बी और ओ, जिसमें ओ को सर्वदाता कहा जाता है, ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी। रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, यह आपसे पूछा है। तो रेडियो तरंगों की जो खोज की थी वह हेनरी हर्ट्ज ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है किसी धातु का प्रयोग मानव शरीर में, किस धातु का प्रयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है। किस धातु का प्रयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है। चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइटेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। टाइटेनियम एक हल्की, मजबूत और जंग प्रतिरोधी धातु है, या जैव अनुकूल होती है, यानी या शरीर के ऊतकों और हड्डियों के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करती। इसका उपयोग जो होता है घुटनों व कूल्हों के कृत्रिम जोड़ में, दांतों के इम्प्लांट में, हड्डियों में प्लेट और स्क्रू, हृदय में पेसमेकर के हिस्से में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है किस धातु को नव धातु कहा जाता है। किस धातु को नव धातु कहा जाता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लिथियम को नव धातु भी कहा जाता है, जिसे स्काई मेटल बोलते हैं। लिथियम को नव धातु या स्काई मेटल कहा जाता है क्योंकि यह बहुत हल्की धातु, सबसे हल्की ठोस धातु है। इसका उपयोग उच्च तकनीक उपकरणों जैसे विमानन और उच्च ऊर्जा बैटरियों में होता है, या ऊंचाई और गति से संबंधित तकनीक में प्रमुख भूमिका निभाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो ग्लूकोमीटर का जो उपयोग किया जाता है वह शुगर लेवल मापने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ग्लूकोमीटर का एक डिजिटल उपकरण होता है जिसका उपयोग रक्त में ग्लूकोज के स्तर को मापने के लिए किया जाता है, या विशेष रूप से मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए उपयोग होती है, ताकि वह घर पर ही अपने ब्लड शुगर की निगरानी कर सकें। अन्य विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन में अन्य विकल्प की बात करें तो जो है स्पेगनोमीटर की बात करें तो वह रक्तचाप मापने के लिए होता है, कोलेस्ट्रॉल मापने के लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, और हृदय गति मापने के लिए पल्स मीटर या ईसीजी मशीन होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक जो कहा जाता है वह प्लीहा को कहा जाता है। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है क्योंकि यह शरीर में अतिरिक्त रक्त का भंडारण करती है, पुराने या नष्ट हो चुके लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोजेन प्रोटीन से रक्त जमता है, या इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फाइब्रोनोजेन एक घुलनशील प्रोटीन है जो रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। जब शरीर में चोट लगती है तो यह फाइब्रोनोजेन थ्रोम्बिन एंजाइम की सहायता से फाइब्रिन में बदल जाता है, या फाइब्रिन जाल बनाता है जो रक्त कोशिकाओं को फंसाकर थक्का बना देता है, जिससे रक्तस्राव बंद हो जाता है। ऑप्शन में दिया है हिपेरिन। तो हिपेरिन जो होता है वह एक रक्त को न जमने देने वाला पदार्थ है। सीरम दिया तो सीरम जो प्लाज्मा के फाइब्रोनोजन निकलने के बाद जो तरल भाग बचता है वह सीरम होता है, या थक्का बनाने में भाग नहीं लेता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य की आंख कितनी परतों से मिलकर बनी होती है। मनुष्य की आंख जो है वह कितनी परतों से मिलकर बनी होती है, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 परतों से मिलकर बनी होती हैं। मनुष्य की आंख की संरचना 3 प्रमुख परतों से बनी होती है। पहला होता है बाह्य परत जिसमें स्क्लेरा और कार्निया होता है। स्क्लेरा जो होता है आंख की सफेद मजबूत रक्षक परत है, और कार्निया जो है पारदर्शी हिस्सा जो सामने की ओर प्रकाश में प्रवेश करने देता है। दूसरा होता है मध्य परत जिसमें कोराइट, आइरिस और सिलियर बॉडी होता है। कोराइट रक्त वाहिनियों से भरपूर परत होता है। आइरिस जो है आंख की रंगीन परत जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। सिलियर बॉडी जो है लेंस के आकार को नियंत्रित करती है। तीसरा है आंतरिक परत, रेटिना जिसमें होता है, या प्रकाश संवेदी परत है जिसमें रॉड्स और कोन्स होते हैं जो देखने में सहायक होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, यह आपसे पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के स्थायी दांत परमानेंट टीथ 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक जिसे इंसीजर भी बोलते हैं, कैनाइन पूर्व दांत जिसे प्रीमोलर्स बोलते हैं, और डांट जिसे मोलर्स बोलते हैं। कृंतक या इंसीरियस जो होता है सामने वाले तेज दांत होते हैं, भोजन को काटने के लिए होता है। कैनाइन का प्रयोग नुकीले दांत होते हैं जिसे भोजन को फाड़ने के लिए किया जाता है। प्रीमोलर्स का प्रयोग चबाने और पीसने के लिए होता है, जबकि मोलर्स का उपयोग बड़े और मजबूत दांत भोजन को अच्छे से पीसने के लिए होता है।
वयस्क मानव में कुल 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। इनमें ये चारों प्रकार के दांत पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, ऊतक कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? चलिए राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा लगभग 65% तक पाया जाने वाला तत्व है। ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में 65% पाया जाता है, कार्बन जो है 18% पाया जाता है, हाइड्रोजन जो है मानव शरीर में 10% पाया जाता है, नाइट्रोजन 3% और कैल्शियम 1.5% पाया जाता है। कैल्शियम जो है हड्डियों और दांत में पाया जाता है, नाइट्रोजन प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल के रूप में प्रयोग होता है, हाइड्रोजन जो जल और यौगिक में होता है, कार्बन जो है सभी जैविक यौगिक में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का जो नाम है वह है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है मानव के शरीर में पाचन मुख्य रूप से कहां पर होता है? मानव के शरीर में पाचन जो है वह मुख्य रूप से कहां पर होता है, यह आपसे पूछा है। बड़ी आंत में, छोटी आंत में या कृत में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में पाचन का मुख्य रूप जो होता है वह छोटी आंत में होता है। पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से छोटी आंत में होती है। यह लगभग 6 मीटर लंबी होती है और 3 भागों में बटी होती है। ड्यूडोनम जहां पाचक रस, बाइल, पेंक्रियाटिक जूस आदि मिलते हैं। जेजुनम और इलियम जहां अवशोषण होता है। यहां भोजन के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अंतिम रूप से पाचन होता है और पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। विकल्पों में दिया है बड़ी आंत, तो बड़ी आंत यहां पाचन नहीं बल्कि जल और लवणों का अवशोषण होता है। यकृत जो है वह पाचन रस, बाइल बनाता है पर स्वयं पाचन नहीं करता है। तो ये है टॉप 30 साइंस क्वेश्चन जो वेल एक्सप्लेनेशन किया गया है, जिससे आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है? दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है, यह अच्छा क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और हाँ, देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम